नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है। जौनपुर में 3 लोगों की बेरहमी से जान ले ली जाती है। गाजियाबाद में एक पुलिस वाले की जान ले ली जाती है और अंबेडकर नगर में 3 बेटियां एक पेड़ से लटकी पाई जाती हैं। हर तरफ, चारों तरफ आपको खबरें खोलिए, अखबार खोलिए तो दिखेगा कि हाँ, ये इसकी जान गई, वहां इसकी जान गई। अभी 2 दिन पहले अलीगढ़ में कुछ तथाकथित गौरक्षकों ने 4 लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा और उनसे वसूली करने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच मीडिया खामोश है, चरण वंदना जारी है। लेकिन जिस सज्जन के साथ मैं बैठा हूं, उनका नाम आप जानते हैं, सब पहचानते हैं। मैंने उनको क्यों बुलाया, उसका कारण समझिए। भाटी जी को मैंने रिक्वेस्ट किया आज बैठने के लिए, क्योंकि अखिलेश जी का जमाना था। एक गाड़ी चलती है दिल्ली से लखनऊ की तरफ और वहां कुछ हादसा हो जाता है हाईवे पे, और उसके बाद अखिलेश यादव की तस्वीर लिखती है और उत्तर प्रदेश का जंगल राज करके खबरें आती हैं। भाटी साहब, आपने वो भी दौर देखा और अब का भी दौर देख रहा है कि आपके बगल में गाजियाबाद में एक सिपाही की जान ले ली जाती है। अब क्यों नहीं मीडिया चैनल मोदी जी का माफ कीजिएगा, योगी जी की तस्वीर लगा के ये क्यों नहीं पूछते हैं कि इस जंगल राज पर योगी जी जवाब दें? पाठक जी नमस्कार। एक तो आप बिल्कुल सही प्रश्न उठा रहे हैं। इस पे तो एक अलग से शोध करने की जरूरत है कि मीडिया के रुख में इस बदलाव का कारण क्या है। क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, उनमें चौथा पिलर मीडिया को कहा जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। नेपोलियन बोनापार्ट ने कभी कहा था कि मैं दुश्मन की 10 सशक्त सेनाओं से इतना नहीं डरता जितना एक ईमानदार अखबार से डरता हूं। तो ये लेकिन आज के दौर में देखिए, हमें और आपको तो अंदाजा है कि किस कारण से ये स्थिति है। कारण आर्थिक है, क्योंकि सारे चैनल और अखबार बड़े घरानों के हैं, पूंजीपतियों के हैं। पत्रकारों के तो अब वो बचे नहीं है संस्थान। जो पत्रकारों के संस्थान आप जैसे लोग हैं, वो अभी भी खबरें दिखा रहे हैं, वो अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं। जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं या जो न्यूज पोर्टल चला रहे हैं या वीकली अखबार, मंथली अखबार, फोर्टनाइटली निकाल रहे हैं, जो खुद पत्रकार हैं, वो अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन जो पूंजीपतियों के अखबार हैं, जो जिनमें जो चैनल हैं, अब एक चैनल चलाना कोई आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। 100 करोड़ रुपए में चैनल खड़ा होता है। अब जिस आदमी ने 100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, वो मुनाफा कमाने के लिए लगा रखे हैं। पूंजीवाद की पहली शर्त होती है मुनाफाखोरी। तो ये आर्थिक कारणों से सरकारें इनको ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑफ द टेबल और अंडर द टेबल मदद करती हैं, आर्थिक मदद करती हैं। इस कारण से पत्रकारिता खत्म हुई है। लेकिन फिर भी जो चिंतनशील लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्हें ये तो देखना ही चाहिए। आपने जिक्र किया वो घटना हुई थी जीटी रोड पर, लेकिन उसमें कार्रवाई भी हुई थी। एक घटना और बदायूं में हुई थी। 2 बेटियां पेड़ पर टकी हुई, उनकी डेड बॉडी मिली थी, और उसमें मीडिया ने क्या हाल किया था। 1 महीने तक लगातार यूपी में जंगल राज, यूपी में जंगल राज, अखिलेश जी की फोटो लगाते थे। और जब मीडिया ने उछाला और विपक्ष ने कहा, तो अखिलेश जी ने तुरंत सीबीआई को जांच दे दी। एक सब इंस्पेक्टर का नाम लिया गया था। जी जी, बदायूं की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ, मैंने बताया ना, बदायूं में 2 बेटियां पेड़ पर टकी मिली थी, 2 बहनें। तो उसमें एक सब इंस्पेक्टर जो यादव था, उसका नाम उछाला गया कि ये इस हत्या में शामिल है और इसने बचाया है। तो तुरंत यूपी गवर्नमेंट ने उसे सस्पेंड भी कर दिया था और तुरंत सीबीआई को जांच दे दी। और जब बाद में सीबीआई की रिपोर्ट आई, आपकी जानकारी में होगा, तो वो सुसाइड सिद्ध किया सीबीआई ने, और वो सब इंस्पेक्टर भी निर्दोष होकर निकला। तो ये हालत थी, अब मीडिया सवाल ही नहीं उठाता। अब हालत ये है कि जो आप कह रहे हैं 2 बेटियां पेड़ पे मिली, ये तो लगभग हर जिले में घटना हो रही है। अभी तो पिछले सप्ताह नोएडा से 2 लड़कियों का अपहरण किया गया, सूरजपुर कस्बे से, और उन्हें यहाँ से नोएडा से लेके गए गाजियाबाद, गाजियाबाद से लेके गए मेरठ, मेरठ से लेके गए बुलंदशहर। उन्हें पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे सड़कों पर घुमाते रहे। कहीं
पुलिस ने चेकिंग तक नहीं की, और एक लड़की को चलती गाड़ी से फेंक गए, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। मीडिया शांत है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। हमारे मुंबई के फिल्मी सितारे वहां से बुलाए गए और यूपी में उनका अपहरण किया गया और उनसे रंगदारी वसूली की और छोड़ दिए गए, और वो भी 1 हफ्ता 15 दिन बाद जब कोई चर्चा चल के आई तब सरकार को पता चला, वरना पुलिस को पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो गई। अपहरण हो जाते हैं। अभी एक कोई दुबई से आए थे 2 लड़के, उनका अपहरण हो गया, उन्हें अपहृत करके ले गए। अपहरण लगभग, मैं बता रहा हूँ आपको, 20 अपहरण अपहरण लगभग रोजाना यूपी में हो रहे हैं। इस समय का हालात आपको बता रहा हूँ, लगभग 20 अपहरण। सर सर जो आरडी साहब, आपको आपने, मैं रोकूंगा, ये आपने जो आंकड़ा कहाँ से दिया है? 23 अपहरण रोज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लोग तो कह रहे हैं राम राज्य है, जो लोग तो जो इतनी करके यू अपराधी छोड़ के जा चुके हैं। जो मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, जो एनसीआरबी का लेटेस्ट आंकड़ा है जिसमें 23 तक के क्राइम की जानकारी है, 24 का अभी आया नहीं है, 23 तक के क्राइम की जानकारी उस एनसीआरबी के आंकड़े में ये शामिल है। उससे मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यूपी में 10 रेप, 11 मर्डर और 20 अपहरण रोजाना हो रहे हैं। और यूपी दलितों के साथ उत्पीड़न में, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है पूरे देश में। ये 3 जो क्राइम मैंने बताए, इनमें नंबर 1 पर है। और यूपी में दलित उत्पीड़न की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और खास बात यह है कि सरकार को चिंता नहीं है, पुलिस संज्ञान नहीं लेती। अभी परसों ही घटना हुई है कि दलितों की बारात रोकी गई है और दूसरे गांव से आके लोगों ने उनके साथ पिटाई की, और फिर बाद में पुलिस ने बारात चढ़वा दी। पुलिस आ गई, बदमाश भाग गए, बारात चढ़ी तो सुबह के टाइम आकर दोबारा पिटाई की उनकी। सुबह फिर वही दबंग आए और दोबारा आके उन दलित भाइयों की पिटाई की। और वैसे हमारे आत्ममुग्ध मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी पलायन कर गए हैं, अपराधियों में भय है, अपराधी डर रहे हैं। और पुलिस के ही आंकड़े कहते हैं कि हर तीसरे दिन अपराधी पुलिस पर गोली चला रहे हैं। जो मुठभेड़ दिखा रहे हैं ये लोग, तो मुठभेड़ का मतलब ये तो होता है कि सामने से अपराधी ने गोली चलाई, बदले में पुलिस ने गोली चलाई। तो ये तो खुद सरकार के आंकड़े हैं कि कितनी 7,000 से ज्यादा मुठभेड़ योगी जी के शासन में हुई हैं। तो आप इनका एवरेज निकालिए, 120 के करीब मारे गए हैं लोग उसमें, और कई हजार घायल हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। अपराध बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, और खास बात यह है कि सरकार को कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये लगातार खबरें आ रही है, लेकिन विपक्ष में देखता हूँ राजकुमार भाटी जी, आप बहुत खुलकर विरोध करते हैं, एकाध प्रवक्ता और विरोध करते हैं, लेकिन सड़कों पर विपक्ष कब आएगा? मतलब जनता किसके पास जाए? सरकार सरकार तो रोज कहती कोई अपराध है ही नहीं है। विपक्ष सिर्फ टीवी डिबेट्स में या ट्विटर पर ही विरोध क्यों करता है? कब खड़ा होगा विपक्ष आम जनता के साथ सड़क पे? हाँ, एक अपवाद और है कि जहां कोई भी पीड़ित होता है, आपकी पार्टी वहां जाती है और उनकी आर्थिक मदद कर देती है। ये सच्चाई मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन अपराध पे रोक लगाना, सरकार को सही रास्ते पे लाना, ये भी तो विपक्ष का काम है सड़क पर उतरकर। पाठक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अनुभवी हैं, और आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। जब शासक के अंदर थोड़ी लोक मर्यादा हो और आंदोलन को, विरोध को वो गंभीरता से लेता हो, तो उस आंदोलन का, विरोध का कोई मतलब होता है। वर्तमान सरकार ने आंदोलन का स्पेस भी लगभग खत्म कर दिया। आंदोलन जहां हुआ वहीं मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जेल भेजा जाता है, और बेशर्मी के साथ अट्ठास किया जाता है। और उल्टा ये कहा जाता है कि देखो कितने परेशान हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो कितने परेशान हैं और डर रहे हैं। कई मामलों में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। अभी हमने पिछले सप्ताह ही पूरे प्रदेश में आंदोलन किया था, और रामजी लाल सुमन जी के मामले में भी पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ। रामजी लाल सुमन जो निर्वाचित सांसद हैं, उनके घर पे हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, उनकी जीभ काटने पे इनाम घोषित किया गया, उनकी गर्दन काटने पे इनाम घोषित किया गया, और कोई आदमी जेल नहीं भेजा गया। मेरी ये निजी जानकारी में है, आप भी कंफर्म कर लें। जिस दिन ये आंदोलन हुआ था, हमला हुआ था उनके घर पे, 14 लोगों को लोकल पुलिस ने हिरासत में लिया था, उन्हें थाने लेके गए थे, जिन्हें मौके से पकड़ा था, जो पथराव कर रहे थे, जो हिंसा में शामिल थे। मुख्यमंत्री खुद उस दिन आगरा में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उन 14 के 14 को शाम को 5 बजे छुड़वा दिया।
जिस प्रदेश में ये हालात हो, वहाँ आंदोलन के लिए स्पेशल क्या बचता है और आंदोलन का फायदा नहीं क्या है? नहीं सर, मैं रोक बात। रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ। आप जी। कह रहे हैं कि आगरा में जिस दिन रामजीलाल सुमन के घर पथराव हुआ था, और ये भी सच है कि उस दिन मुख्यमंत्री की सभा उनके घर से 2 या 3 किलोमीटर दूर थी, जो 15 लोग पुलिस ने पकड़े थे, आपका कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनको छुड़वा दिया थाने से। 14 और किसकी हैसियत है छुड़वाने की? और कोई छुड़वाएगा क्या? करनी सेना की ये ताकत है, करनी सेना खुद छुड़वा लेगी। करनी सेना के 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पहली बात तो पुलिस को सख्त निर्देश थे कि कोई लाठीचार्ज न किए जाए, बल प्रयोग न किए जाए। आपने वो वीडियो अगर देखे हो कि ये लोग उसमें बुलडोजर पे बैठ कर बहुत बहुत ही विभत्स तरीके से प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे, गंदे गंदे नारे लगाते हुए, गंदी गंदी गालियां देते हुए। तो पुलिस हाथों से रोक रही थी, जहां भी रोक रही थी। पुलिस के हाथ में डंडे नहीं थे। अगर आपने ना ध्यान दिया हो तो आप नहीं देखा सर, वो वीडियो देखे थे, हाँ, मैंने देखे थे, पुलिस उनमें बेबस से थी। एक उनमें से एक सब इंस्पेक्टर का नंबर बाय द वे मेरे पास था। इनके ट्रांसफर होते रहते हैं, तो मेरे पास उसका नंबर था। मैंने वो पहचान लिया वीडियो में। तो मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा भैया इतनी ताकतवर हो गई है पुलिस, यार कम से कम एक लाठी तो ले लेते हाथ में। बोले जी निर्देश थे हमें कि कोई लाठी वगैरह नहीं चलनी चाहिए। तो हमारी मजबूरी थी, हमें बहुत बहुत परेशानी हुई उन्हें रोकने में, और हमें ऐसे ही निहत्थे ही रोकना पड़ रहा था, ये निर्देश थे। फिर हमें पता चला कि 14 लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई थी, थाने ले गई थी, और शाम को वो थाने से छुड़वा दिए। अब ये तो साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही छोड़े गए होंगे वो, किसी और के निर्देश पे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं अपराधियों को। और जो जो आदमी खड़े होकर आगरा में अखिलेश यादव जी को गोली मारने की घोषणा कर रहा कि मैं गोली मार दूंगा अखिलेश यादव को, उस आदमी को जेल क्यों नहीं भेजा गया? तो मेरा कहना ये है, ना तो हम आंदोलन से डर रहे हैं, ना हम निष्क्रिय हैं, ना हम हमारा कोई संगठन कमजोर है कि हम आंदोलन नहीं कर सकते, और आंदोलन करते भी हैं। लेकिन आंदोलन होता है बिल्कुल इस तरह जैसा किसी भी का बच्चा, किसी का बेटा बच्चा जो है जिद करने लगे कि मुझे ये चीज चाहिए, पिता ने नहीं दिलाई तो वो खाना खाना बंद कर दे या बोलना बंद कर दे, धरती में लेट जाए। और जो समझदार बाप होगा उसे तुरंत राजी करके उसे खुश करेगा, और जो निकम्मा बाप होगा उसमें 2 थप्पड़ और मारेगा और कहेगा नहीं दूंगा ये चीज। तो फिर वो बाप बेटा रूठना भी छोड़ देता है, वो नाराज होना भी छोड़ देता है। उसे पता तेरे बाप निकम्मा है, तेरे बाप के अंदर दिल ही नहीं है, तेरे बाप तेरी बात सुनेगा ही नहीं, उसके अंदर भावना ही नहीं है। अब ऐसे बाप यूपी में ऐसे बाप बैठे हैं जो अपने बच्चे की जिद पे भी 2 थप्पड़ और मार देते हैं। उनके उनके अंदर वो भावनाएं नहीं उमड़ती, उसके प्रति प्रेम और स्नेह नहीं उमड़ता। जी। नहीं नहीं, आप तो बड़ी शब्दों के बहुत बड़े जादूगर हैं, आपने अपना बचाव कर लिया। लेकिन रामजी लाल सुमन का मामला दूसरा था, क्योंकि रामजी लाल सुमन के लिए आप लोग खड़े हुए बिल्कुल सही है, क्योंकि वो दलित सांसद थे और इसमें पॉपुलैरिटी मिल रही थी। तो वो तो भाई, वो तो दिख रहा है कि भाई क्योंकि उसमें आपकी नजर है दलित वोट बैंक पे, और उसलिए आप उस पूरे मुद्दे पे आप लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन बाकी जगह आप लोग उस तरह से सड़क पे नहीं उतरते हैं। भाटी जी, इस चीज को स्वीकार कीजिए। नहीं, अगर ऐसा कहीं देखिए, हमारी तो समस्या क्या है पाठक जी, कि हम आंदोलन करते भी हैं तो मीडिया हमें स्पेस नहीं देती, दिखाती नहीं है, और फिर वही मीडिया हमसे पूछती है कि आप आंदोलन क्यों नहीं करते हो। आप नहीं है उसमें शामिल, माफ करें, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको तो यही हालत है। अवॉइड करते हैं, दिखाते नहीं है, और फिर पूछते हैं करते क्यों नहीं हो। और अगर आपको लग रहा है, आप देखिए पत्रकारों से, राजनेताओं को हमेशा सीखना चाहिए, पत्रकारों से विचार ग्रहण करने चाहिए। आप आलोक पाठक जी इतने सीनियर जर्नलिस्ट अगर ये कह रहे हैं तो हम और कोशिश करेंगे और आंदोलन बढ़ाएंगे, ये बात पार्टी में ऊपर तक पहुंचाएंगे और जरूर सुधार करेंगे। नहीं, गोरखपुर का भी एक मामला आया है, वहां के वरिष्ठ रिटायर्ड प्रोफेसर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो वहां से भी पार्टी का कोई, ठीक है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज एक बड़ा सा ट्वीट किया है, लेकिन जी जी। गोरखपुर तो आप लोग बड़े पॉलिटिकली एक्टिव हैं। पूर्वांचल हो या पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तो हर जगह खड़ी है। तो वहां नहीं दिखा कि नहीं मतलब आपके किसी संगठन ने कहा हो कि नहीं, हम
प्रोफेसर के साथ हो रहे इस अन्याय के साथ खड़े हैं, जिस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था मुख्यमंत्री को? नहीं, अगर भारतीय राजनीति के गिरते हुए स्तर पर और बिगड़ते हुए हालात पर कोई पुस्तक लिखी जाएगी तो एक अध्याय तो गोरखपुर की घटना पे लिख जाएगा, पूरा एक अध्याय लिख जाएगा इस घटना पे। तो ये बहुत गंभीर घटना है कि रिटायर्ड प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के मुख्यमंत्री से समय लेके मिलते हैं, मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पर उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाता है और वहाँ फिर उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें गाली गलौज की जाती है, उनके साथ उन्हें अपमानित किया जाता है और खुल के बोल रहे हैं सारे प्रोफेसर के हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो ये मुख्यमंत्री का अगर इस तरह का व्यवहार होगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री का व्यवहार होगा, तो नीचे फिर पुलिस दरोगाओं का और बाकी लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन क्योंकि ये विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ से जुड़ा मामला है, हम उनकी सपोर्ट पीछे से कर रहे हैं, वो जैसा आगे करना चाहेंगे उनका साथ दिया जाएगा। हम अगर इस पे आंदोलन करने लगेंगे फिर ये लोग ये कहने लगेंगे देखो राजनीति कर रहे हैं, आपके शिक्षकों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि वो अपनी आवाज जोरदार तरीके से उठाएं और हमारे मुख्यमंत्री की बदजुबानी और बदसलूकी और दुर्व्यवहार तो अब विश्वविख्यात हो चुके हैं। वो जो जिस तरह की भाषा बोलते हैं, सदन में भी बोलते हैं, सदन के बाहर भी बोलते हैं, वो एक अच्छे राजनेता को शोभा नहीं देती और जो अपना आपको संत कहता हो उसको तो कतई शोभा नहीं देती। लेकिन उनके भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। विपक्ष को धमकाना, गर्मी निकाल दूंगा, सर्दी का पैदा कर देता हूं मैं जून के महीने में, मई जून के महीने में ठंडक पैदा कर देता हूं, धरती में गाड़ दूंगा, नाम मिटा दूंगा, इस तरह की भाषा अक्सर मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं, जो एक मुख्यमंत्री स्तर के आदमी को शोभा नहीं देती। अच्छा, अंत में एक चीज पूछना था, अलीगढ़ वाली घटना में जो 4 लोगों को बुरी तरह से मारा था, तो उनसे मिलने कोई आपका प्रतिनिधिमंडल गया था? तथाकथित गौ रक्षकों ने जो मारा था, तो उसमें कुछ अपडेट है? नहीं, ईमानदारी से बताऊं तो मेरी निजी जानकारी में नहीं है, मुझे पार्टी ऑफिस से पता करना पड़ेगा और अलीगढ़ की टीम से पता करना पड़ेगा कि कोई गए। वैसे गए जरूर होंगे, चाहे औपचारिक प्रतिनिधिमंडल गए हो या अनौपचारिक रूप से गए हों, गए जरूर होंगे हमारी पार्टी के लोग। जी जी। और ये जो 2 बेटियों वाला जिसका जिक्र मीडिया ने नहीं किया, बड़ी शर्मनाक घटना है ये। अगर आपके जमाने में होती, अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते, तो अब तक ये, अगर यही घटना बंगाल में होती या अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, तो लगातार अब जी तक वो जी जी जेलों में चल रहा था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मीडिया को तो आत्ममंथन करना चाहिए। मीडिया जो आज देखिए, आप की आयु भी काफी, मैं भी, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं भी मेरा कैरियर की शुरुआत पत्रकारिता से हुई। मैंने भी 10 साल श्रमजीवी पत्रकार रहा हूँ, अखबारों में नौकरी की है। हमने ये स्थिति खुद अपनी आंखों से देखी है कि अगर कहीं कोई मजदूर कहीं धरने पर बैठे हैं या किसानों का धरना चल रहा है या किसी भी समूह का धरना प्रदर्शन है और वो पत्रकार पहुंच जाए, तो वो लोग अपने सिर का कपड़ा उतार के नीचे बिछा के बैठाते थे और दौड़ के चाय लाते थे और उन्हें लगता था कि हमारे सहायक आ गए। इतना सम्मान पत्रकार का किया जाता था। और आजकल ये हो रही है कि जन आंदोलन में पत्रकार ये माइक लेके पहुंच जाए अगर चैनल वाले, तो आंदोलनकारी नारा लगाने लगते हैं गोदी मीडिया वापस जाओ। ये दुर्गति पत्रकारिता की और पत्रकारों की क्यों हुई है, इसका आत्ममंथन पत्रकारों को करना चाहिए। और रिपोर्टर लेवल के लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो ईमानदारी से अगर रिपोर्टिंग करें तो ऊपर बैठे हुए जो मालिक है, चैनलों के मालिक, वो क्या बिगाड़ लेंगे? भाई रिपोर्टिंग तो रिपोर्टर ही करेगा। तो उन्हें उन्हें थोड़ा अपने आप में सुधार करना चाहिए और इस बात का आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारी पत्रकारिता का स्तर दिन पर दिन क्यों गिरता जा रहा है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ पाठक जी, आपके शो में भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में थोड़ा स्तर गिरा है, अवमूल्यन हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में हुआ है। लेकिन पत्रकारिता की तो दुर्गति हो गई है। जितना अवमूल्यन इस दौर में पत्रकारिता का हुआ है, किसी और क्षेत्र में नहीं हुआ। पत्रकार तो बिल्कुल पत्रकारिता तो समाप्ति की ओर है। जी। तो बस अंत में एक चीज यही पूछूंगा कि वो जो 2 बेटियों वाला मामला है जिसको दबा दिया गया, जिसमें एक बेटी की जान चली गई, तो आप लोग उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कुछ कर रहे हैं? मतलब ये अंत में एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि वो घटना का जिक्र कोई कर नहीं रहा, लेकिन आप कर रहे हैं। बड़ी बात है, ये बड़ी घटना है और ये नहीं, पूरे इसे इसे हम मतलब मोदी जी पे भी सवाल उठता है, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था देंगे।
इसे हम पार्टी की ओर से उठाएंगे कि उन परिवारों को, उन बेटियों के परिवारों को एक तो आर्थिक सहायता दी जाए, तो उनके घावों पर मरहम लगाया जाए, और जो भी इसमें दोषी हैं सबको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए इसमें, और आगे से ऐसी घटना ना हो इसका भी इंतजाम किया जाए। इसे पार्टी के स्तर से हम उठाएंगे। चलिए भाटी जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।